यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का। तो जनरल इंजीनियरिंग में जनरल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपका 40 क्वेश्चंस जो रहता है वो जीके जीएस रीजनिंग का भी रहता है, जिसका 20 क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट का हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो 23rd को एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी जेई की ऑनलाइन सीबीटी मोड, उसका अब सिर्फ 20 क्वेश्चंस बचा हुआ, वो भी जीके जीएस एंड रीजनिंग का। तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए जितना भी एग्जामिनेशंस है जेएसएससी की, चाहे वो जेई की हो, माइनिंग इंस्पेक्टर की हो, या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की हो, या जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है और जितनी भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस है जेएसएससी की, सब में इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और भी जितनी भी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, इंटरमीडिएट हो, मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशंस हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हो, या फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, तो उन सब में जितनी भी वैकेंसीज है सब में ये जो रीजनिंग है जीके जीएस है इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो हम लोग 20 क्वेश्चंस डेली कवर कर रहे हैं जेएसएससी जेई की जनरल इंजीनियरिंग। तो जब जैसे ही हम लोगों का जनरल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फिर से कवर करेंगे ब्रांच पेपर। तो ये जो हम लोग जनरल इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं, तो जनरल इंजीनियरिंग में 40 क्वेश्चंस मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जीके जीएस रीजनिंग का होता है। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट्स हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप सीजीएल के लिए कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल के लिए, तो सबके लिए बेनिफिट्स है। सीएचएसएल, मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, जितनी भी एग्जामिनेशंस है सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चंस कवर करते हैं। 20 क्वेश्चंस कवर करना है हम लोगों को आज भी इस लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज SOUR इज कोडेड एज 146, हाउ विल फोकस बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो अगर SOUR को 146 हम लोग लिख रहे हैं, तो फोकस जो है FOCUS, तो इसको कैसे कोडेड करेंगे हम लोग। तो आप पूरा ABCD जैसे इसका एक रीजनिंग का एक ट्रिक होता है, जो कि आप लोग अगर रीजनिंग बनाए होंगे तो वो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जब शोर को SOUR शोर को 146 लिखेंगे तो फोकस को 128 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। वन 128 करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए क्लास ऑफ 58 स्टूडेंट्स अमित स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली 25 स्टूडेंट्स एंड सार्थक स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ओनली 22 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर्ड लेस मार्क्स देन अमित बट मोर मार्क्स देन सार्थक। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम लोग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। एक क्लास में 58 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जिसमें अमित का जो स्कोर है वो लेस देन ओनली 25 स्टूडेंट है, तो वो 25 स्टूडेंट से ही कम है। अमित जो स्कोर करता है मार्क्स वो 25 स्टूडेंट से ही कम है, और सार्थक जो मार्क्स स्कोर करता है वो सिर्फ 22 स्टूडेंट से ही ज़्यादा है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर्ड लेस मार्क्स देन अमित बट मोर मार्क्स देन सार्थक। तो कितने स्टूडेंट हैं जो कि अमित से कम मार्क्स स्कोर करते हैं लेकिन सार्थक से ज़्यादा मार्क स्कोर करते हैं। तो टोटल जो होगा वो कितना होगा, 9 स्टूडेंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पर्सन PQRST एंड यू आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। स्ट्रेट में क्या कहता है, 6 पर्सन है जिसमें कि PQRSTU है जो कि स्ट्रेट बैठा हुआ सब, लेकिन लाइन जो फोकसिंग कर रहा है वो नॉर्थ लाइन को फोकस कर रहा है। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। P जो है वो
तीसरा नंबर पे है किससे, क्यू के बायां तरफ। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, और टी जो है वो तीसरा है, तीसरा नंबर पे है किसके, आर के दाहिने तरफ। यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो यू जो है वो किसके है, दूसरा नंबर पे है आर के लेफ्ट तरफ, मीन्स बायां तरफ। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, तो इसको आप फिगर से जब कैलकुलेट करेंगे, फिगर्स ड्रॉ करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन में समझा दिया आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें समझने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और उसमें मैंने समझा भी दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, 6% बैठा हुआ है, और इसमें बोला गया है कि सबका जो सीटिंग अरेंजमेंट लाइन है वो फेसिंग किसके तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बना करके बैठा हुआ है, और सबका फेसिंग नॉर्थ के तरफ है। और पी जो है वो तीसरा नंबर पे बैठा है किसके, क्यू के बायां तरफ। और टी जो है वो भी तीसरा नंबर पर बैठा है राइट तरफ किसके, आर के। और यू जो है वो भी दूसरा नंबर पे बैठा है कि बाएं तरफ किसका, आर का। तो कौन है जो कि पी के दाहिने तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। एस जो है पी के बाएं तरफ दूसरे नंबर पर, पी के दाहिने तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है। यहाँ पर पूछा गया हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के दाहिने तरफ दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, एस बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन that can replace the question mark in the following series। क्वेश्चन कहता है select the letter cluster from among the given option that can replace the question mark इन दी फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दिया हुआ है CUTMN, ये जो सीरीज है तो इसमें क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। तो आप पूरा अल्फ़ाबेट ABCD से लेकर के जेड तक राइट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सीक्वेंस में होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, KGJGL। ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, और रीजनिंग का ये ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, और अगर आप प्रैक्टिस कर जब तक नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा दो नंबर है जो कि हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो इसका जो इक्वेशन होगा वो करेक्ट फॉलो करेगा। इंटरचेंज मतलब क्या है कि कोई एक नंबर, जैसे यहाँ पर पूछा 24 और 36, 24 की जगह पर 36 कर देंगे, 36 की जगह पर 24 कर देंगे। 6 और 12 दिया हुआ है, 6 की जगह पर 12 कर देंगे, 12 की जगह पर 6 कर देंगे। 12 और 40 दिया हुआ है, 40 की जगह पर 12, 12 की जगह पर 40। तो इंटरचेंज कर देंगे, एक दूसरे का प्लेस जो है रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो जो करेक्ट इक्वेशन होगा वो क्या हो सकता है। तो सब कुछ बॉडमास का मेथड लगाने के बाद 44 जो होगा वो किस में होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जब हम लोग 36 के जगह पर 40 रिप्लेस करेंगे तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो 44 इक्वेशन को लाइक करेगा और इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब हम लोग 36 की जगह पर 40 रिप्लेस करेंगे और 40 की जगह पर 36 रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, तो ये सबको पता होता है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट इज नॉट यूज्ड एज फूड। तो पूछ रहा है इसमें बनाना का जो प्लांट होता है उसमें कौन सा पार्ट यूज नहीं किया जाता है फूड के फॉर्म में।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रूट होगा। बनाना का जो केला का जो पेड़ होता है, गाछ होता है, उसका जो जड़ होता है उसका फूड के फॉर्म में यूज नहीं करते हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगी। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सब मिलेगा, जो 40 क्वेश्चन रहता है, जीके, जीएस, रीजनिंग, जनरल साइंस, सब मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चंस आपका सीजीएल और सीएचएसएल, ये जितनी भी लेबोरेटरी असिस्टेंट और सब जितनी भी एग्जामिनेशंस है, जेई की, तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ही। बाकी भी सारे जो एग्जामिनेशंस हैं, सभी एग्जाम के लिए जेएसएससी की ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स दिया हुआ है जिसका नाम नीचे दिया गया है। देखते हैं क्या क्या है। स्नेक है, ह्यूमन है, वल्चर है, डियर है। विच ऑफ द एबव एनिमल्स फॉर्म ए पेयर ऑफ कार्निवोरस। तो कौन कौन जो एनिमल है वो कार्निवोरस का पेयर सही हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ 1 and 4, स्नैक एंड डियर, ये सही नहीं है। बोथ 2 and 4, ह्यूमन एंड डियर, ये भी सही नहीं है। बोथ 1 and 3, 1 and 3, तो स्नैक एंड वल्चर ये दोनों का पेयर सही हो रहा है। क्या कार्निवोरस जो है ये पेयर इसका सूट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगी। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 1 और 3 जो होगा स्नैक और वल्चर, इसका सही पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोगों का ये जो है फर्स्ट शिफ्ट का, तो 120 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फिर से हम लोग कवर करेंगे 120 क्वेश्चंस अगले शिफ्ट का। जो भी शिफ्ट मिल जाए, हम लोग अभी तक टारगेट नहीं बनाया है कि कौन सा शिफ्ट रहेगा, तो देखते हैं आगे जो भी शिफ्ट हम लोगों को मिलेगा वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लाउड लाइटिंग एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली इफ थंडर इज heard by a man 7 seconds after the lighting is seen. How far is the cloud from the man? Speed of sound in air is 340 meter per second. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लाउड में अगर लाइटिंग और थंडर एक साथ प्रोड्यूस्ड होता है, मीन्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, अगर पहले लाइटिंग होता है इसके बाद फिर थंडर प्रोड्यूस होता है, तो अगर थंडर जो हियर होता है मैन को 7 सेकंड के बाद, लाइट चमकने के बाद, लाइट दिखाई देने के बाद, बिजली जो चमकता है, थंडर चमकने के बाद 7 सेकंड जब हो जाता है तब उसकी आवाज़ सुनाई देता है। हाउ फार इज़ द क्लाउड फ्रॉम द मैन। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कितना दूर क्लाउड जो है वो है मेन का, तो ये पूछा जा रहा है। तो कितना दूर में वो आवाज़ क्या, जब 7 सेकंड बाद इसको क्या हुआ, सुनाई दिया लाइट चमकने के बाद। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है वो 340 मीटर पर सेकंड, इसका फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.38 आ जाएगा आपका। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। एक बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो फॉर्मूला होता है, तो जैसे वेलोसिटी का, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में वो इतना है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस जब आप ये करेंगे तो आपको मैं बतला ही देता हूँ, v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। डी डिस्प्लेसमेंट या टाइम है, तो यहाँ पर डी पूछ रहा है और भी क्या है, स्पीड है, तो 340 इंटू 7। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट में कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा वेट करो आप। तो मैंने जो बतलाया कि फॉर्मूला होता है इसका
वो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, v इज इक्वल टू डी बाई टी, और d हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो d जब कैलकुलेट करना है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। तो v हमारा 340 दिया हुआ है, तो 340 इंटू क्या करेंगे हम लोग, टाइम जो है वो 7 सेकेंड दिया हुआ है। तो 340 इंटू 7 करते हैं तो कितना आता है, 340 इंटू 7 इज इक्वल टू आता है 2380 आ रहा है। तो जब 2380 आ रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर आंसर जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 238 कहीं पर है ही नहीं। तो अगर आपको सिर्फ 2380 आ रहा है तो आंसर यहीं पर टिक कर देना है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। अगर वही रहता 23.8 तब हम लोग क्या करते, ऐसे भी मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। 2380 जो है इसमें डिवाइड करेंगे, तो करते हैं डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2.38 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2.38 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना छोटा छोटा रहेगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन थोड़ा लेंदी रहता है तो उसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है इतने छोटे स्पेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज पुशिंग ए टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द टेबल। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसको पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। पुशिंग ए टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये एक टेबल है और इधर हमारा क्या है, लेफ्ट है, और इधर क्या है, राइट है। तो इसको इधर से फोर्स लगा करके क्या कर रहे हैं, इधर से पुश कर रहे हैं। ये फोर्स जो है एफ है या फिर पी है, जो भी है। हाँ, तो ये फोर्स जो है एफ इस पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो किधर पूछ रहा है, ए बॉडी इज पुशिंग ए टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब जा रहा है, तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो हम लोग पुश कर रहे थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी एक्ट ऑन द टेबल। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है जब हम लोग किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अपोज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के मूवमेंट में जो फोर्स अपोज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो जब मूवमेंट लेफ्ट से राइट हो रहा है तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, जब फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, इधर से होगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट होगा। तो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मूवमेंट जो होता है बॉडी का उसके अपोजिट साइड में होता है। तो मूवमेंट हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो किधर होगा, इसके अपोजिट साइड में, इधर इधर होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट इधर से इधर हो जाए, क्योंकि फोर्स इधर से इधर लग रहा है, मूवमेंट पुश फोर्स। तो जो जिधर भी फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। तो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किधर से, लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स किधर अप्लाई होगा, राइट से लेफ्ट। मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा दिया ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा और फिर आपको बोरिंग भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला भी है कि इतना ज़्यादा लेंदी वीडियो मत बनाइए सर। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा डिस्कस ना करें, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड उसको तो बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1250 and it is sold from rupees 1200, the percentage discount is। तो यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंट डिस्काउंट पे बेचा गया। तो एक घड़ी है जिसका प्राइस जो है 1250 है, लेकिन 1200 रुपया में बेच दिया, तो जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट हुआ, यही पूछ रहा है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका ये टोटल अमाउंट जो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये टोटल कितना 100% है। टोटल जब 100% है तो इसका 1% कितना होगा, 12.5 होगा। तो 12.5 को जब हम लोग 50 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 50 रुपीज़ लेस किया गया है, 12.5 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 50 को 12.5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ये एकदम मतलब जब आपको परसेंटेज नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12.5 से जब 50 को डिवाइड करें, क्योंकि 50 रुपीज़ लेस किया गया तो 4% आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। 4%, 4% के लेस पे घड़ी को डिस्काउंट करके घड़ी को बेच दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कंप्लीट्स हिज जर्नी बाय ए साइकिल इफ द कवर्ड 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 kmph 40 km/h, 30% of the distance at 20 km/h and the remaining distance at 10 km/h, then his average speed is। तो ये भी क्वेश्चंस सॉल्व करना पड़ेगा और थोड़ा लेंदी जा सकता है, तो इसी वजह से मैं इसको सेल्फ सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद से कर लेना। लेकिन जो फॉर्मूला बताया मैंने v=d/t, एकदम वही फॉर्मूला से अप्लाई करना है और इसको एक एक करके हर पॉइंट पे और हर एक कंडीशन के लिए, हर केस के लिए अप्लाई करना वो फॉर्मूला, और फिर एवरेज जो डिस्टेंस है, स्पीड, वो आपको कैलकुलेट कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर गेम ए बिल्डर कैन बिल्ड ए वॉल इन 20 hours while a destroyer can demolish such a wall completely in 40 hours. Both the builder and the destroyer were initially set to work together on level ground. After 30 hours, the destroyer was taken out. What was the total time taken to build the wall? तो एक कंप्यूटर गेम है जिसमें कि एक बिल्डर दीवार को 20 आवर्स में बिल्ड करता है, लेकिन एक डिस्ट्रॉयर जो है वो 40 आवर्स में उसको क्या करता है, डिमोलिश कर देता है, मीन्स ढा देता है, गिरा देता है और उसको तोड़ देता है। बोथ द बिल्डर एंड द डिस्ट्रॉयर वेयर इनिशियली सेट टू वर्क टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड। जबकि बिल्डर और डिस्ट्रॉयर जो है वो स्टार्टिंग में दोनों जो लेवल ग्राउंड है एक साथ सेट करता है। तो 30 घंटे के बाद जो होगा, द डिस्ट्रॉयर वाज टेकन आउट, और 30 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर क्या होता है, वो बाहर ले लेता है, बाहर आ जाता है। वाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू बिल्ड द वॉल। तो टोटल टाइम जो है कितना बिल्ड किया, टोटल टाइम जो लगा बिल्ड करने में वॉल को, वो कितना लगा। तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चंस है और इसको जब आप एक एक करके सॉल्व करेंगे
मीन्स यूनिट मेथड से, तो आपका बन जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है 2-3 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो आप इसको कर लेना अच्छे से। ज़्यादा लेंदी नहीं करना है मुझे वीडियो को, इसीलिए मैं उतना डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। तो 35 आवर्स लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 35 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टू मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन्स विथ हाइट 3.1 सेंटीमीटर एंड 5.3 सेंटीमीटर एंड रेडियाई ऑफ देयर बेसेस 2.1 सेंटीमीटर ईच हैव बीन मेटल टुगेदर एंड recast into a sphere then the diameter of the sphere। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि दो कोन है, सर्कुलर कोन, और दोनों मेटेलिक है जिसका अलग अलग डायमीटर है, रेडियस अलग अलग है, और हाइट भी नहीं, रेडियस दोनों का जो है वो बेस पे सेम है 2.1 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट जो है दोनों का अलग अलग, एक का 3.1 है दूसरे का 5.3 सेंटीमीटर है। तो मेटल अगर को फिर से रिकास्ट किया जाए स्फीयर के फॉर्म में, तो जो डायमीटर होगा स्फीयर का वो कितना होगा। तो इसमें आप फॉर्मूला पुट करेंगे, जो मेटल स्फीयर का जो एरिया होता है और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, तो वहाँ से आपको निकल जाएगा 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर। 4/3 पायर स्क्वायर कीजिएगा आप लोग तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड breadth are 16 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively 256 centimeter and 100 centimeter। तो कितना टाइल्स लगेगा अगर 16 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा साइज का टाइल्स हम लोग यूज करेंगे कौन सा एरिया के लिए। अगर एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर रीजन है तो इसका जो लेंथ है एरिया का वो 256 सेंटीमीटर है और चौड़ा जो है वो कितना है 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दोनों का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और जैसे ही दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में आपका है, और सबसे इससे पहले हम लोग थोड़ा इसको ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला एरिया जो है इसको हम लोग क्या करेंगे पहले निकाल लेंगे। तो एरिया पहले निकालते हैं हम लोग 256 इंटू 100 और डिवाइड कर देंगे किससे 16 इंटू 5। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 320 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 320 टाइल्स लगेगा ये पूरा एरिया को कवर करने में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है ऑडियो स्पीकर, डेजिबल प्रिंटर, स्कैनर, एलसीडी प्रोजेक्टर। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शोज डाटा फ्लो फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम एंड टू स्टोरेज। तो ये ऊपर जो क्वेश्चंस था और ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस हमारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा दिखाना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो एक बार फिर से आपको दिखाना पड़ेगा स्टार्ट से ही।
या मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो शायद दिख जाएगा आराम से, और छोटा, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शोज डाटा फ्लो फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम एंड टू स्टोरेज। तो ये सब जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नीचे जो है वो हो सकता है शायद, हाँ ये जो है ये हो सकता है और यही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये बहुत थोड़ा टफ क्वेश्चंस है जो लोग नहीं पढ़े हैं कंप्यूटर, हालांकि जो लोग कंप्यूटर पढ़े हैं उनके लिए बहुत इजी है, बेसिक क्वेश्चंस है ये कंप्यूटर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ब्राउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वेयर बिल्ट ऑनटू ए सिंगल सिलिकॉन चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है जो कि 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा बनाया गया था, सिंगल सिलिकॉन चिप के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बेस्ट ऑप्शन ढूंढने के लिए बोल रहा है जो कि ट्रूथफुलनेस स्टेटमेंट को फॉलो डिस्क्राइब करता है। तो कौन सा है देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, ये तो सही है। इसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज आल्सो रेफर्ड एज WIMP इंटरफेस, ये भी सही है। MS ऑफिस इज वन ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 ट्रू, 2 ट्रू एंड 3 फॉल्स। लास्ट वन क्वेश्चन है जनरल इंजीनियरिंग का और फर्स्ट शिफ्ट का हम लोगों का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया शिफ्ट जो है उसका क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे थे, 2 पार्ट जो किए हैं, 2 लेक्चर जो लास्ट 2 लेक्चर, एक ये एक और लेक्चर जो है, तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट्स है। CGL, फिर मैट्रिक लेवल और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है JSSC के थ्रू वैकेंसी आने वाली है, उसमें सब में ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है मैच द कॉलम यूनिट्स विथ कॉलम एक्टिविटीज। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और ALU यूनिट है, तो इसको क्या करना है, मैच करना। कंट्रोल यूनिट जो है वो दिस यूनिट कोऑर्डिनेट द टास्क इनसाइड द कंप्यूटर। तो 1 का जो होगा वो 2 हो जाएगा, इसका ये होगा। इसके बाद मेमोरी यूनिट जो होगा बी, तो मेमोरी यूनिट क्या काम कर, दिस यूनिट एक्ट ए हब ऑफ ऑल द डाटा, तो बी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसके बाद ALU का क्या होगा, ये 1 जो है ये हो जाएगा। तो A का 2, B का 3 और C का 1, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है अच्छा लग रहा होगा और आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है कहीं ना कहीं। इस टाइप का क्वेश्चन सी आपका JSSC की जितनी भी एग्जामिनेशन है सब में आ सकती है, खास करके जो JEE की एग्जामिनेशन है उसमें ये ऑलरेडी पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और अगर आपने लास्ट जो लेक्चर मैंने करवाया है वो नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे और प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जा करके आप अपना पूरा लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।